उत्तराखंड देवभूमि। यहाँ सुबह होती देखी जा सकती है। शाम को पर्वतों के पीछे छुपता सूर्य भी नजर आ जाता है। पर्वतों से गिरते झरने, कलकल प्रवाहित होती नदियां, हरे भरे पहाड़ और ऊंचा हिमालय बरबस मन को आकर्षित करता है। लेकिन ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि पहाड़ पर सितारे भी चमकते हैं, जो आसमान के सितारों से होड़ लगाते नजर आते हैं। इनकी चमक भी आसमान के सितारों से कहीं ज्यादा नजर आती है। आपको शायद यकीन नहीं हो, उत्तराखंड की भूमि पर जो सितारे पैदा हुए हैं उनकी गिनती आसान नहीं। लेकिन जिन सितारों ने राजनीति में अपनी चमक बिखेरी, उनमें गोविंद बल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा और नारायण दत्त तिवारी जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। वहीं मौजूदा वक्त में सियासत के आसमान पर जो सितारा अपनी चमक बिखेर रहा है वो राजा नहीं, फकीर है, जो उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के एक अति दुर्गम क्षेत्र चेट्टा बगड़ के पालनाधुरा में एक साधारण परिवार में पैदा हुआ। वे कोई और नहीं, भगत सिंह कोश्यारी हैं। माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी का पूरा जीवन सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के लिए हमेशा से एक प्रेरणा का कारण है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सामान्य परिवार में जन्म लिया और उसके बाद पूरे जीवन भर लगातार संघर्ष करते हुए अपनी सादगी से, सरलता से और अपनी निश्चलता से हमेशा उन्होंने संपूर्ण समाज के लिए काम किया। उत्तराखंड और आज पूरे देश को सभी प्रकार से अपना योगदान दे रहे हैं और निश्चित रूप से मैं उनको कहूँगा कि सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में वो एक शिखर पुरुष हैं। भगत सिंह कोश्यारी सियासत के जिस आसमान पर चमक रहे हैं वहां तक पहुंचना आसान नहीं, उसके लिए दृढ़ संकल्प होना आवश्यक है। कोश्यारी जी का बचपन बेहद कठिन परिस्थितियों में बीता, लेकिन उन्होंने जो लक्ष्य तय किया था उससे वे कभी पीछे नहीं हटे। उन्हें काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वे विचलित नहीं हुए, जिसके बाद उन्होंने कामयाबी के शिखर को छुआ। ऐसा देश का कोई एक सदन नहीं है जिस सदन के मेंबर रहेंगे। भारत की लोकतंत्र में विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, चारों की चारों सदनों में रहने का भाग्य भगत दा को मिला। और जब जब अपना नया नया अवसर उनको मिला तो उसको जनता की सेवा में समर्पित करने का काम उन्होंने किया। उत्तराखंड में संघ और बीजेपी की जड़ें जमाने का श्रेय भगत सिंह कोश्यारी को ही जाता है। उन्होंने पहाड़ पर उस वक्त बीजेपी के डंडे और झंडे को उठाया जब बहुत कम लोग बीजेपी से जुड़े थे। कोश्यारी जी ने गांव-गांव में भ्रमण किया, वे लोगों के सुख दुख में शामिल हुए। उन्होंने युवाओं को अपने साथ जोड़ा, उन्हें कार्यकर्ता बनाया और पार्टी के प्रति कार्य करना सिखाया, जिनमें से कई बाद में उनके राजनीतिक जीवन के साथी भी बने। मुझको पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को और मंत्री धन सिंह रावत जी को, और अब हमारे बीच में नहीं हैं प्रकाश पंत जी को, ऐसे ही असंख्य लोगों को राजनीति में लाने वाले वही हैं। जब हम बचपन में थे, शाखा जाना, पार्टी के प्रति काम करना, जिस समय बहुत कम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उस समय उन्होंने हम लोगों को आगे लाने की कोशिश की, कार्यकर्ता बनाया, युवा मोर्चा का काम सिखाया, जगह जगह लोगों के दुख और सुख में कैसे जाते हैं उनसे हमने सीखा। वो कितनी परेशानियों में क्यों न हो, कितने कष्ट में क्यों न हो, तो वो कहीं भी जाना होता था, कहीं दुख हो, कहीं सुख हो, कहीं कोई घटना दुर्घटना घटित हो, वहाँ माननीय कोश्यारी जी पहुँच जाते थे। भगत सिंह कोश्यारी सियासत में उन नेताओं में भी शुमार हैं जो लोगों के सुख दुख को अपना निजी सुख दुख मानते हैं। पहाड़ों पर जब भी आपदाएं आती थी वे अपनी चिंता किए बिना ही चल पड़ते थे।
उन्हें जहां तक संसाधन मिलता था वहां तक उसमें बैठकर चले जाते थे। वहां से आगे को वो पैदल ही चल पड़ते थे। वे रास्ते में जहां भी रुकते थे उनकी जान पहचान हो जाती थी। उन्हें खाने में जो कुछ भी मिल पाता था वे उसे खा लेते थे, जिससे लोगों के दिलों में उनकी पैठ बढ़ती गई और बीजेपी का संगठन मजबूत होने लगा। कंधे में झोला और एक पंखी और कंधे में पंखी रख करके दिन रात घूमना, प्रचार करना, क्षेत्र के लिए जाना, लोगों की भलाई करना, लोगों की सेवा करना, उन्हें ये काम हमेशा उन्होंने किया है। और आज भी जो कई पदों पर रहे, पहले MLC रहे, फिर माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, तो गरीब के बारे में बहुत सोचते हैं। गरीब कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहा होगा, कैसे खा रहा होगा, कैसे क्या उसके पास संसाधन है, साधन है नहीं। तो हर एक गरीब के प्रति उनकी बहुत अच्छी विचारधारा रही है। तो कुछ हमको उनकी प्रेरणा मुझे भी मिली है कि एक सीधे हर घर में चले जाते हैं, मेरे घर में चले जाते हैं, आज आपके यहाँ भोजन करेंगे भाई, आज किसी दलित के यहाँ भोजन करेंगे, आज फलाने के यहाँ, एक जगह नहीं बैठते हो भाई, आपके यहाँ पहले भोजन किया, आज नहीं करेंगे, आप दूसरे के यहाँ भोजन करेंगे। तो हर घर में जाने का उनका एक बहुत अच्छा जो प्रचलन है, एक तो इससे लोग आपस में जुड़ते भी हैं। कहीं भी आता है आपके पहाड़ में, ये तो सर्वे भी देख रहे हैं। आज तो टीवी अखबार सब है, उस जमाने में तो कुछ भी नहीं था। परंतु जहाँ भी कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो जाती थी तो वो पैदल ही चल पड़ते थे। मान लिया धारचूला में कोई भूस्खलन हो गया, कोई वो हो गया, तो वो सीधे यहाँ से चल पड़ते थे। जहाँ तक रोडवेज की बस होगी वहाँ तक तो वो रोडवेज से जाएंगे, फिर वहाँ से पैदल चल पड़ते थे। ऐसे कई दिन होता था। तो उससे क्या होता है कि रास्ते में जहाँ मिल गया जगह, वही जान पहचान लगी, वही खाना खा लिया, वही रह लिए, तो उनकी दोस्ती सब बढ़ती गई। भगत सिंह कोश्यारी, उनका दिल उत्तराखंड के गांव में बसता है। कुछ साल पहले जब पिथौरागढ़ के गुंजी ओम पर्वत में आपदा आई तो वे आपदाग्रस्त इलाकों में पहुंचे। तब उन्हें काफी शारीरिक कष्ट भी हुआ था, लेकिन उन्होंने उसकी फिक्र नहीं की। वे उसी मार्ग से लोगों के बीच पहुंचे जिससे गुंजी और ओम पर्वत क्षेत्र के लोग अपने गांव और घरों को जा रहे थे। प्रदेश के बारे में उनकी जो चिंतन है, चिंताएं हैं, जो सरोकार उनका इस प्रदेश के लिए है, बहुत बड़ा है। मैं उनके साथ गुंजी ओम पर्वत तक 2-3 दिन के प्रवास में गया था। तब वहाँ पर आपदा आई थी, तो उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया कि आपदा में जहाँ से लोग जा रहे हैं उसी रास्ते जाऊँगा करके रस्सी से चढ़ने की उन्होंने अभी 2-3 साल पहले हिम्मत दिखाई। हालांकि उसमें काफ़ी उनको शारीरिक कष्ट हुआ, बड़े दुख झेलने के बाद तब हम वापस आए थे। वहाँ पर गुंजी के लोगों से मिलकर वो रो दिए थे, उनके आंसू आ गए थे। जनता के दुख को वो बिल्कुल अपना व्यक्तिगत दुख मानते हैं। असल में कोश्यारी जी ने कभी भी अपनी फिक्र नहीं की। वे हर उस स्थान पर गए जहाँ लोग कष्ट में थे। तब उन्हें भूखा और प्यासा भी रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी उसकी चिंता नहीं की। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते रहते थे। उन्होंने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की और यही सीख उन्होंने अपने साथियों को भी दी। मैंने अभी उनको बताया कि मेरा अभी तक भोजन नहीं हुआ है, तो उन्होंने मुझे संवेदना नहीं दी। ठीक है, क्या बात है, सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हुआ तो नहीं हुआ भोजन। ये होते हैं असली, जिसको कहते हैं नेतृत्व, जो हौसला बढ़ाता है कि काम और करो, अपने खुद की सुख सुविधा के बारे में मत चिंता करो और रो मत। और वास्तव में मुझे यही बात पसंद आती है भगत की। जब पहाड़ों में बीजेपी का झंडा डंडा लेने वाला कोई नहीं था, उस समय वो पहाड़ों में घूमते थे और उसी की कहीं पे खाना मिल गया नहीं मिला परवाह नहीं थी और चलते रहते थे। और उसी वजह से स्टमक की भी उनको प्रॉब्लम रहती है। तो जो पुराना उनका वो था उसको उन्होंने कभी आज तक नहीं छोड़ा। आज भी वो अगर रोज़ उनको 500 लोग भी मिलते हैं तब भी वो नहीं थकते, 1000 लोग भी आते हैं तो भी नहीं थकते। और हमेशा उनको एक मतलब उनके अंदर ये भावना रहती है कि मेरे को जितना लोगों के बीच में मैं रहूं उतना अच्छा है। भगत सिंह कोश्यारी ने अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में काफी संघर्ष किया है। वे आम आदमी के दुख दर्द को भली भांति पहचानते हैं। उन्हें गरीब और पिछड़े लोगों के संघर्ष का भी ज्ञान है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में गरीबों और पिछड़ों को आगे बढ़ाने का कार्य किया और
जब वे महाराष्ट्र के राज्यपाल बनकर मुंबई गए तो वे वहां भी राजभवन तक सीमित नहीं रहे। वे पिछड़े और दुर्गम इलाकों में गए। वहां उन्होंने लोगों से संवाद किया, जिससे वे महाराष्ट्र के लोगों के भी प्रिय बन गए। संसद के दोनों सदनों में 2009 और 2014 में तो मैं सांसद इनके साथ था और इनका प्रेम, इनका स्नेह, भगत सिंह जी कोश्यारी जी का जिस प्रकार से प्यार आता है, अभी चर्चा क्या शादी, बड़े ही साधारण व्यक्ति। और अभी भी जब राजभवन में रहते हैं तो राजभवन में राजा के जैसा नहीं, एक प्रजा की भूमिका अदा करते रहते हैं और वहाँ भी प्रजा की चिंता करते हैं। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने चौपाई में लिखा है, जासु राज प्रभु प्रजाधिकारी सो नृप हो नरक अधिकारी। जिस राज में प्रजा दुखी हो उस राज में राज करने वाला नरक का अधिकारी होता है। और यह भूमिका कोश्यारी जी बराबर अदा करते रहते हैं। महाराष्ट्र की जनता के बहुत प्यारे हो गए। भगत सिंह कोश्यारी सियासत में कड़े फैसले लेने वाले नेताओं में भी शुमार किए जाते हैं। जब वे उत्तराखंड में ऊर्जा मंत्री बने तो उन्होंने टिहरी डैम के फाटक बंद करने का फैसला लिया। हालांकि ये कठिन कार्य था। लोग डूब क्षेत्र में जमे हुए थे, लेकिन वे मन बना चुके थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि सभी के पुनर्वास की व्यवस्था हो चुकी है और लोग डूब क्षेत्र को छोड़ने को तैयार हैं। उन्होंने डैम के फाटक बंद होने में जो भी अड़चनें थी उन्हें दूर किया। टिहरी डैम जो है उन्हीं की बदौलत है। टिहरी डैम में जो अड़चनें आई, कहते हैं जो टिहरी डैम के मेरी बीच में जो भी वो हुआ लोगों ने वो लगाया, तो उन पर इतना एक अट्रैक्शन या बोलने का ऐसा था, सुंदरलाल बहुगुणा जी कहाँ मानते। तो उनकी कहते हैं उनके घर में गए, उन्होंने कहा आज मैं तुम्हारे घर में खिचड़ी खाऊंगा। तो कहते हैं उनकी धर्मपत्नी जी के साथ अच्छी वार्ता होने के बाद और उन्होंने टिहरी डैम में जो अड़चनें थी, जो भी स्ट्रगल बीच में व्यवधान पैदा हो रहा था, उसका निराकरण कोश्यारी जी के द्वारा ही हुआ। भगत सिंह कोश्यारी ने संसद में याचिका समिति के अध्यक्ष रहते हुए भी अभूतपूर्व कार्य किया। उन्होंने सेना की करीब 45 साल पुरानी वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर कमेटी का गठन किया, जिसने सेना की मांग पर गहन अध्ययन किया। उस दौरान प्लानिंग कमीशन, केंद्र सरकार के उच्च अधिकारियों, रक्षा और वित्त सचिव से भी चर्चा की गई। वहीं कमेटी ने सेना के उच्च अधिकारियों से भी बात की, जिसके बाद कमेटी ने साल 2011 में सेना की मांग के पक्ष में अपनी रिपोर्ट पेश की। OROP के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, ये डिमांड 45 साल से एक्स सर्विसमैन की चल रही थी। फिर भगत सिंह कोश्यारी जी कमेटी ने इस रिपोर्ट को सबमिट किया और प्रेजेंट गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ने इसको पोल प्रॉमिस में डाल के जैसे ही मई 2014 में गवर्नमेंट आई, इस पे काम किया गया और नवंबर 2015 को इसके लिए ऑर्डर दिया और ये ऑर्डर 1 जुलाई 2014 से एप्लीकेबल था। इस OROP की मेन बात ये थी कि आप जिस रैंक पे रिटायर हुए सबको उतनी ही पेंशन मिलनी चाहिए, डिपेंडिंग कि सबकी सर्विस भी उतनी ही हो। इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। भगत सिंह कोश्यारी केवल राजनीतिक फैसले लेने के लिए जाने जाते हों ऐसा नहीं है। उन्होंने पत्रकार और शिक्षक के तौर पर भी अभूतपूर्व कार्य किया। वे जब पिथौरागढ़ के शिशु मंदिर में प्रधानाचार्य थे तब उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर खासा जोर दिया। वे गांव-गांव जाते थे और वहां लोगों से लड़कियों को स्कूल भेजने का आग्रह करते थे। वे गरीब लड़के और लड़कियों को किताबें भी मुहैया कराते थे। वे अपने स्कूल के सभी बच्चों से बहुत स्नेह करते थे। पहले वो आचार्य थे और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी यहाँ पर उन्नति करी, काफ़ी विकास किया और यहाँ की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बचपन से उन्होंने प्रयास किया। भगत सिंह कोश्यारी अपने वक्त में समय से आगे चलने के लिए भी जाने जाते थे। पत्रकार के तौर पर उन्होंने जो लेख लिखे वे आज भी प्रासंगिक हैं। वहीं उन्होंने 70 के दशक में पिथौरागढ़ में एक अखबार का भी प्रकाशन शुरू किया, जो अब भी
पर्वत पीयूष के नाम से प्रकाशित हो रहा है। उस दौर में पर्वत पीयूष की अलग पहचान थी। सीमांत क्षेत्र में पर्वत पीयूष खबरों के लिए तो खरीदा ही जाता था। कोश्यारी जी के लेखों को पढ़ने के लिए भी लोग पर्वत पीयूष अखबार को खरीदते थे। और ये सन 1975 से अविरल छप रहा है, चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ये काफ़ी मात्रा में जाता है, प्रचार प्रसार होता है। एक समय था जब पर्वत पीयूष की अपनी धाक थी, उसमें दैनिक अखबार यहाँ बहुत कम आया करते थे। बरेली से 2-4 गिने चुने अखबार आते थे। तो पर्वत पीयूष ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जो है काफ़ी संख्या में जाता है। तब से माननीय कोश्यारी जी ने ये आपातकाल के दौरान भी इसको प्रकाशित बरकरार रखा। साल 1975 में जब देश पर आपातकाल थोपा गया तो कोश्यारी जी भी चुप नहीं रहे। उन्होंने अपने लेखों के जरिए जहां आपातकाल थोपे जाने की कड़ी आलोचना की, वहीं जन आंदोलनों का नेतृत्व कर विरोध भी जताया, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कोश्यारी जी ने जेल से अपने भाई नंदन सिंह जी को अखबार का संचालन जारी रखने का संदेश दिया, ताकि आपातकाल के खिलाफ जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे उनकी आवाज को बुलंद रखा जा सके। सन 75 की बात है ये। सन 75 31 जनवरी को जो है पर्वत पीयूष करके पहला अंक जो है वो प्रकाशित हुआ था। तो समाज के जो लोग थे यहाँ बाजार के या जिले में और भी लोग थे, तो सब लोगों ने मेंबरशिप बनाई और इसी तरह से उसका प्रिंटिंग का कार्य चालू हुआ। तो ये जून की बात है, जून तक तो वो चला। जून में वो जो है बंद हो गए, तो उसका प्रकाशन जो है बड़ा कष्टमय हो गया। और सौभाग्य से कहिए या जो भी कहिए, और मैंने उसी साल मैंने जो है MA इसी डिग्री कॉलेज से, पिथौरागढ़ के डिग्री कॉलेज से मैंने MA किया था। हालांकि मैं बहुत जानता नहीं था ये प्रेस और प्रिंटिंग प्रेस हो गया, पत्रकारिता के क्षेत्र में कभी देखा ही नहीं था। अब वो बंद हो गए तो उनने अल्मोड़े से संदेश दिया कि भाई इसको चला सकते हो तो चलाओ। तो हमने कहा भाई कोशिश करते हैं, और कोशिश की तो कठिनाइयाँ तो बहुत आई, बहुत दबाव आए। कभी उस समय ये था कि भाई ये क्यों चल रहा है पत्र, क्योंकि राजनीतिक दबाव बहुत था उसमें। तो अब थोड़ा संघर्ष तो हमको करना पड़ा, और जब तक वो जेल से मुक्त हो गई तब तक मैंने उसको नियमित चला लिया जैसे तैसे। 80 के दशक में पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन हुआ। भगत सिंह कोश्यारी जी ने भी उस आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। वे अपने साथियों के साथ सड़कों पर तो उतरे ही, अलग उत्तराखंड राज्य की क्यों आवश्यकता है उस पर उन्होंने पुस्तक भी लिखी। उत्तरांचल राज्य की स्थापना के लिए जो एक विज़न डॉक्यूमेंट बना था, एक बहुत छोटी सी पुस्तिका थी, और उस जो डॉक्यूमेंट था उसी के आधार पर उत्तराखंड राज्य की उस समय तो अवधारणा थी, लेकिन राज्य का निर्माण उसके आधार पर हुआ था। वो विलक्षण कार्य था जो उन्होंने किया था, और उत्तराखंड राज्य के लिए उनके अंदर हमेशा एक टीस रही, और उसी का प्रतिफल है कि उत्तराखंड राज्य स्थापित हुआ। प्रदेश की सियासत में भगत सिंह कोश्यारी का लंबा सियासी करियर है। वे मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष जैसे अहम पदों पर रहे हैं, लेकिन अपने सियासी करियर में उन्होंने कभी दलगत होकर कार्य नहीं किया। वे पहाड़, तराई और भाबर तीनों क्षेत्रों के लोग के प्रिय नेता हैं। उनको तराई, भाबर और पहाड़ तीनों के लोगों से संपर्क, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान और लोगों से उनका एक आम जन की तरह संवाद कायम करने का जो तरीका था, उसको हम लोग बहुत मिस करते हैं। वो अद्वितीय नेता हैं, लोकप्रिय हैं, और उनके व्यक्तित्व में उत्तराखंड की छवि झलकती है। अगर देश में कहीं भी जाएं तो जो उनका व्यक्तित्व है, जो उनका वेशभूषा है, जो उनकी बातचीत है, वो हमारे पूरे उत्तराखंड की एक झांकी है। भगत सिंह कोश्यारी शिक्षक, पत्रकार, समाजसेवी और राजनेता तो हैं ही, वे बीजेपी की सियासत में कार्यकर्ताओं के भी नेता कहलाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि कार्यकर्ता अपने मन की बात उनसे आसानी से कह पाता है, जिसे वे ध्यान से सुनते हैं और उनकी समस्या का समाधान भी करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर उनकी लड़ाई भी लड़ते हैं, ताकि कार्यकर्ता का हक उसे मिल सके। उनमें सबसे बड़ी खासियत है, एक एक कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं,
यदि वो आज से 20 साल पहले भी किसी के यहाँ गए होंगे तो उस कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं। और मैं जितनी बार भगत दा से मिली हूँ, आप विश्वास करेंगे कि जितने बार भगत दा को मिली हूँ, वो मतलब ऐसे मिलते हैं जैसे मैं उनकी छोटी, सच में उनकी रियल सिस्टर होंगी। ये वो व्यक्ति हैं, उन सूचियों में इनका नाम है कि जिन्होंने देश की सेवा के लिए, संगठन की सेवा के लिए अपना घर परिवार नहीं बसाया साहब, हम जैसे लोगों को सींचने का काम किया है। सियासत से अलग भगत सिंह कोश्यारी को लोक संस्कृति, नाटक, साहित्य और सिनेमा से भी बहुत लगाव है। वे अक्सर अपने भाषणों में भी कहते हैं, कला और सिनेमा का संबंध मस्तिष्क से नहीं बल्कि हृदय से है। वे कला और साहित्य, नाटक और गीत संगीत के कार्यक्रमों के आयोजनों पर भी जोर देते रहे हैं। संस्कृति के प्रति उनका लगाव बहुत ज़्यादा है। उन्होंने एक कार्यक्रम में मुझे जिम्मेवारी दी कि मैं बाला गौरिया पर काम करूं, बाला गौरिया का मंचन करूं, और 3 महीने लगातार उनकी उस बात को लेकर मैंने अध्ययन किया और बाला गौरिया पर एक 2 या सवा 2 घंटे का एक कुमाऊनी भाषा में नाटक मंचन किया, जिसको उन्होंने बहुत सराहा। उसका प्रसार और प्रचार अब दिनों दिन बढ़ रहा है। मैं एक जूरी में था, नाटक उत्तराखंड के तमाम कुमाऊं गढ़वाल के नाटक हो रहे थे, तो उसमें एज ए चीफ गेस्ट वो आए थे दिल्ली में किसी ऑडिटोरियम में। तो उसमें आकर के जो उन्होंने 2 शब्द बोले, तो उन्होंने शेक्सपियर का एक जो नाटक है एज यू लाइक इट, उसको कोट किया था कि कैसे दुनिया एक रंगमंच है और हम जो है ना सब अलग अलग अभिनय करते हैं, कभी रोने का, कभी हंसने का, और ऊपर वाला जो है डायरेक्टर है। तो लगा कि नहीं, ये राजनेता नहीं है, ये कहीं ना कहीं साहित्य से भी जुड़े हुए हैं और उसकी बहुत गहराई से पकड़ भी रखते हैं। कोई भी राजनीतिज्ञ संस्कृति से जुड़ा है, अपनी जनता से जुड़ा है। जनता से जुड़ने का मतलब ही अपनी संस्कृति से जुड़ना मैं मानूंगा, वो उनमें बखूबी है। मतलब अगर हम कहें कि अगर आज उत्तराखंड में कोई भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति है जो जन जन तक पहुंचा है आज के युग में, जो लाइव है, वो भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। भगत सिंह कोश्यारी आज भले ही सियासत के आसमान पर हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वे मध्य हिमालय में पैदा हुए बेहद कोमल हृदय वाले इंसान हैं, जो आज भी अपने लोगों के साथ गांव में प्रवास करना पसंद करते हैं। इसीलिए उन्हें जब भी मौका मिलता है वे पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि पहाड़ के लोग भी उन्हें अपना मित्र, भाई और नाते रिश्तेदार के रूप में देखते हैं।